अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बात की, उन्होंने कहा ज्यादा टाइम नहीं है, 2-3 दिन के अंदर अंदर वो फैसला करे, वरना फिर मुझे दोबारा से एक और झटका देना पड़ेगा, एक और हमला करना पड़ेगा। बड़ी खबर एक और ये है कि पुतिन डोनाल्ड ट्रंप का दौरा खत्म करने के बाद, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप गए थे चाइना का दौरा उन्होंने खत्म किया, वो वापस पहुंच गए अमेरिका में, अब पुतिन पहुंच गए हैं चाइना में। देखिए ये बहुत क्रूशल टाइम है, बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है। इस वक्त ना अमेरिका के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं, अमेरिका की क्रेडिबिलिटी इफेक्ट हुई है दुनिया में, यानी यूरोपीय ममालिक अमेरिका से कुछ हद तक नाराज है। अमेरिका की धमकियां, अमेरिका की हिकमत अमली, उसकी पॉलिसियां, नेटो में जिस तरीके से वो अपने आप को बाहर निकाल रहा है, तो यूरोपीय ममालिक अमेरिका से खुश नहीं है। चाइना के लिए लचक का मुजाहरा किया जा रहा है। खलीजी ममालिक ये सोचने पर मजबूर है कि अमेरिका हमारे तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो गया। इसी तरह जो इंडिया के साथ ताल्लुकात हैं अमेरिका के, डोनाल्ड ट्रंप के पे दर पे स्टेटमेंट्स के बाद वो भी कोई बहुत अच्छे नहीं है। तो चाइना और रशिया के पास ये एक मौका है कि वो दुनिया में जो फ्लेक्सिबिलिटी उनके लिए पैदा हुई है वो इससे फायदा करते हुए कुछ अमन मुआहदे करें और यूरोप के साथ, खलीजी ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएं। चाइना का एक बहुत बड़ा फोकस जो है वो लैटिन अमेरिका में भी है। अमेरिका के साथ साथ जो सारे ममालिक हैं दूसरे, उनके साथ भी चाइना के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, रशिया के भी ताल्लुकात हैं। तो अमेरिका के लिए ये बड़ा चैलेंजिंग टाइम है और चीन और रशिया इस मामले को समझते हैं, क्योंकि देखिए जब डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना का दौरा किया तो ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि अमेरिकी सदर से ज्यादा बड़ी और कदावर शख्सियत प्रेसिडेंट शी लग रहे थे, यानी वो ज्यादा ताकतवर लग रहा था। उनकी बॉडी लैंग्वेज या जो एक तासुर जा रहा था दुनिया को कि ये वर्ल्ड लीडर इकट्ठे हुए हैं। पहले ऐसा होता था कि चाइना थोड़ा दबा दबा लगता था, लेकिन इस मर्तबा ऐसा लग रहा था कि इक्वली को दो बहुत बड़ी पावर्स आमने सामने खड़ी हुई हैं। तो बड़ा कद बड़ा है चाइना का, खास तौर पे दिफाई नुक्ता नजर से मईशत के मैदान में उन्होंने झंडे गाड़े हैं और इस वजह से वो अब डिफरेंटली ट्रीट हो रहे हैं पूरी दुनिया में। मेरे ख्याल में चाइना और रशिया इससे फायदा उठाना चाहेंगे। हम दुनिया को बदलते हुए देखेंगे, ऐसा लगता है अगले 10, 20, 25 साल में, और ये हमारे सामने सामने ही हो जाएगा। और अगर जंग दोबारा शुरू करनी है या उसको बढ़ाना है तो कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग ऐसा करना होगा जो काम आए। अब अमेरिकन को तो वो मार नहीं सकते, फॉल्स फ्लैग में अमेरिकन फौरी तौर पे पता कर लेंगे किसने किया, कैसे किया। लेकिन अब यूएई और सऊदी अरब, उनको भी इंफॉर्मेशन मिल रही है चाइना से, रशिया से, हत्ता कि ईरान खुद कह रहा है कि ये हमने नहीं मारा, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी है। तो जब तक आप इंसानों को, माफियाज को इनकी औकात नहीं दिखाते, तब तक आपकी औकात यही है कि हम कीड़े मकोड़ों की तरह मरते रहें। नाजरीन, एक और बात है बड़ी अजीब, ये अक्सर मैं सुनता हूं, हमारे कई दानिश्वर भी ये बात कर देते हैं, कई लोग अक्सर ये कहते रहते हैं, और अब तो सियासतदानों ने ये बात करना शुरू कर दी है। मरियम नवाज की एक बड़ी करीबी साथी मरियम औरंगजेब, उसने एक स्टेटमेंट दिया। मरियम औरंगजेब का कहना है कि अल्लाह ताला का फजल है जिसके हिस्से में हुक्मरानी आती है, यानी हुक्मरानी जो है वो अल्लाह ताला का फजल है। वो खानदान अल्लाह ताला के मुंतखब करदा होते हैं जिन्हें अल्लाह ताला हुक्मरानी देता है। फिरौन के खानदान को हुक्मरानी दी थी अल्लाह ताला ने, उन पे अल्लाह ताला का फजल था। नमरूद बहुत बड़ा हाकिम था, अल्लाह ताला का फजल था। सिकंदर आदम, दुनिया में कितना कत्लेआम किया। हिटलर, उस पर भी अल्लाह ताला का फजल था। आप मुझे बताएं ना, शुमाली कोरिया का जो हुक्मरान है किम जोंग उन, उसने वहां पे लोगों की जिंदगी नर्क बनाई हुई है, तो क्या उसके ऊपर अल्लाह ताला का फजल है? वो और उसकी बहन मिलकर जबरदस्त शानदार किस्म की हुक्मरानी कर रहे हैं। चंगेज खान की हुक्मरानी, क्या वो अल्लाह ताला का फजल है? नेतन्याहू इसराइल के ऊपर लंबे अरसे से हुक्मरान है, तो क्या उस पर भी अल्लाह ताला का फजल है? बताएं ना। नरेंद्र मोदी भी फिर इस हिसाब से अल्लाह ताला के फजल से हुक्मरान बना है। कैसे फ्रॉड लोग हैं। यजीद भी हुक्मरान था ना, एक हुक्मरान ही था यजीद भी, वो क्या था? तो क्या अल्लाह ताला का फजल था उसके ऊपर? कैसे आप लोग फ्रॉड करते हैं, लोगों को मजहबी जज्बात को भी आप इस्तेमाल करते हैं सिर्फ इसलिए कि आपने जस्टिफाई करनी है अपनी चोरी। ये तो वो बात होगी कि चोर ने चोरी करवाई, चोरी कर करके डकैतियां मार मार के उसने घर बनाया, उसके ऊपर लिख दिया हाजा मिन फजल रब्बी, कि ये सब मेरे रब का फजल है। अंदाजा करें आप कैसे ये लोग फ्रॉडी है। अल्लाह ताला का फजल नहीं, ये अल्लाह ताला का अजाब है ये खानदान हमारे ऊपर। जितना इस खानदान ने लुटमार की है, जितना इस खानदान ने पाकिस्तान की सियासत को, जितना पाकिस्तान के समाज को, असल समाज दुश्मन ये खानदान है जिन्होंने पाकिस्तान को डिवाइड कर दिया, तकसीम कर दिया, बर्बाद कर दिया, सारी मोहब्बतें नफरतों में बदल दी इस खानदान ने। ये रिस्पॉन्सिबल है और ये कहते हैं जनाब अल्लाह का फजल है। नाज़रीन, सुहेल अफरीदी साहब के हवाले से खबर है बड़ी इंटरेस्टिंग, आप बड़ी दिलचस्पी लेंगे इसमें। इमरान खान साहब ये कहते थे और अक्सर कहते थे कि सवाब दीदी फंड्स होने नहीं चाहिए। कहते थे ना
इमरान खान साहब कहते थे सवाबदीदी फंड कहते हैं कि वो फंड जिसका कोई हिसाब किताब नहीं होता, ये वजीर आजम या वजीर आला अपने पास रख लेता है और इसमें से वो पैसे खर्च करता है, कोई उससे पूछ नहीं सकता कि ये पैसे आपने कहां खर्च किए हैं। इसे कहते हैं सवाबदीदी फंड। तो इमरान खान साहब इसके सख्त खिलाफ थे। अभी ARY के ऊपर एक खबर छपी है, ये वजीर आला को खुद आकर बताना चाहिए कि ये खबर में कितनी सदाकत है। खबर ये कहती है कि खैबर पख्तूनख्वा ने अगले माली साल के लिए बजट में वजीर आला सुहेल अफरीदी के सवाबदीदी फंड में गैर मामूली तौर पर 780% का इजाफा कर दिया। पहले जो ये सवाबदीदी फंड था वो सिर्फ 50 करोड़ रुपया था कि 50 करोड़ रुपया वजीर आला खर्च कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये गंडापुर के दौर में 50 करोड़ रुपया था। सुहेल अफरीदी के दौर में इसमें जो इजाफा किया गया, अब ये 4 अरब और 40 करोड़ रुपए का सवाबदीदी फंड मुख्तस कर दिया गया है। तो सुहेल अफरीदी और इनके लोग आकर जवाब दें कि जनाब इमरान खान साहब तो सवाबदीदी फंड के बहुत खिलाफ थे, तो आप लोगों ने किस मद के अंदर ये सवाबदीदी फंड रख लिया है, और अगर रख लिया है तो इसकी कोई जस्टिफिकेशन, कोई वजह आप पेश करें ताकि कौम को समझ आए कि जनाब नहीं आप ठीक कर रहे हैं। नादरीन, एक फेडरल मिनिस्टर है वजीर पेट्रोलियम, उनका यह फरमाना है, अली परवेज मलिक साहब, वैसे तो एक काबिल नौजवान है लेकिन फार्म 47 है ना, तो उसने एक धब्बा इनके ऊपर भी लगा दिया, इनके करियर पे भी लगा दिया। इनके वालिद बड़े शानदार सियासतदान थे परवेज मलिक साहब, मैं उनका मेरा उनसे मिलना जुलना था, उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिली सियासत में। वो बहुत सीनियर खिलाड़ियों में से एक थे, परवेज मुशर्रफ के दौर में वो डटे रहे। तो जो परवेज मलिक साहब के बेटे हैं अली परवेज मलिक साहब, उन्होंने कहा जी आलमी मंडी में जैसे ही खाम तेल की सतह $76 पे आएगी तो हम आवाम को रिलीफ देंगे। तो अभी चेक कर लेते हैं, ये मैं खोल रहा हूं आलमी मंडी का डाटा कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइस, तो ये अभी देख लेते हैं हम कि जो ये कह रहे हैं वो है या नहीं। $76 फी बैरल का ये कह रहे हैं कि जी इतने का जब होगा तो हम करेंगे। ये मेरे सामने लिखा हुआ आ गया 70.24 USD। तो नाजरीन, ये तो प्राइस बहुत नीचे आ गई है, लगातार नीचे आती चली जा रही है। वो $76 पे उनकी सुई अटकी हुई है, यहां पे $70 के आसपास आ गया। तो ये लोगों को पागल समझते हैं। कोई भी आदमी अपने मोबाइल पे आप निकालें, गूगल करें कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइस, तो आपको आ जाएगा फी बैरल आपको कितने का मिल रहा है US डॉलर में। वो 76 कहते हैं, यहां 70 के करीब पहुंचा हुआ है, फिर भी इन्होंने अवाम को किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दिया। नादरीन, MQM ने एक बहुत बड़ा मुतालबा किया, आप हिल कर रह जाएंगे जितना बड़ा मुतालबा MQM ने किया है। MQM ने कहा जी आसिफ अली जरदारी साहब इस्तीफा दे दें, और इस्तीफे की वजूहात क्या बता रहे हैं जरा ये आप देखिए। इस्तीफे की वजूहात वो बता रहे हैं कि जनाब बहुत ज्यादा ज्यादती हो रही है सिंध के लोगों के साथ, बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है। वो कहते हैं जी महंगाई बहुत ज्यादा है, बिजली बहुत महंगी है, ना गैस है, ना बिजली है, ना पानी है, तो सिंध वालों का हक मारा जा रहा है। लिहाजा आप एक काम करेंगे, आसिफ अली जरदारी साहब इस्तीफा दे दें। यार फिटे मुंह तड़ी सियासत दे होते। MQM ने ना हमेशा जर्नैलों की गोद में सियासत की है ना, तो इनको या तो बदमाशी करनी आई है, या कराची में इनको चाइना कटिंग करनी आई है, या लुटमार करनी आई है, या धमकियां लगानी आई है, या फिर इनको जो है वो पॉलिटिक्स का इनको पता ही नहीं है। वो भी पाकिस्तानी बहुत आगे निकल गए हैं। बिजली जो है वो वफाकी महकमे का काम है, फेडरल गवर्नमेंट है जो बिजली महंगी कर रही है। गैस जो है वो फेडरल गवर्नमेंट महंगी कर रही है, वो प्रोवाइड भी उन्होंने करनी है। जो वफाकी हुकूमत है उसकी ये गोद के अंदर बैठे हुए MQM वाले, और जरदारी को कहते हैं इस्तीफा दे दो। नहीं, मुतालबा तो बहुत अच्छा है जरदारी साहब का, क्योंकि जाली फार्म 47 के ऊपर ही जरदारी साहब आकर बैठे हुए हैं। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि MQM इस्तीफा मांगना चाहती है तो शहबाज शरीफ से मांगे, और अगर ज्यादा उन्हें किसी जिम्मेदार की तलाश है तो फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से पूछेंगे जनाब आपने वादे किए थे सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, चीजें ठीक क्यों नहीं हो रही, तो फिर आप इस्तीफा दे दे। तो उनसे नहीं मांगेंगे, ये कभी वो नहीं करेंगे। इनको जर्नैलों की चाकरी की आदत है, MQM को हमेशा से यही करते आए हैं, आइंदा भी यही करते रहेंगे। ये सिर्फ चापलूसी है इनकी, क्योंकि उर्दू बोलते हैं ना तो जबान बड़ी कमाल है, बयान बहुत अच्छा है, तो वो बयान करके ना अपनी कमियों को पूरा करने की कोशिश करते हैं MQM वाले, लेकिन इनके खाते में कंटेंट कोई नहीं है। जबान बड़ी कमाल है, अल्फाज कोई नहीं है, कंटेंट कोई नहीं है, डेप्थ कोई नहीं है। तो MQM अमली तौर पे अवामी मैदान में तकरीबन अब फारग ही हो गई है। नाज़रीन, बलूचिस्तान में एक बड़ा ही दिलखराश वाकया पेश आया। ये तस्वीर आप देखें, मुझे बड़ी तकलीफ हुई देखकर। ये कराची की एक फैमिली है, अली जमील। ये अली जमील साहब हैं, ये अपनी फैमिली के साथ कोयटा जा रहे थे कराची से। तो गूगल मैप के ऊपर ये रास्ता देख रहे थे और कराची से कोयटा जा रहे थे। ये आप देखें ना कितनी हंसती खेलती हुई फैमिली, 2 बच्चियां इनकी, मियाँ बीवी हैं। तो गूगल मैप पे रास्ता देख रहे थे, रास्ता भटक गए ये लोग।
और दश्त के इलाके खंड में जा पहुंचे। वहां पे इनके ऊपर फायरिंग हो गई और अली जमील साहब शहीद हो गए। आप अंदाजा करें कि बलूचिस्तान में कोई शख्स महफूज नहीं है। ताजर नहीं जा सकते, मजदूर नहीं जा सकते, सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं जा सकती, कोई भी नहीं जा सकता। दहशतगर्दों ने दहशतगर्दी करके मार दिया एक फैमिली को, सारी फैमिली तबाह हो गई ना। वो बीवी जो है वो खून में लथपथ बैठी हुई है, बाद में नजर आ रही है उसकी वीडियो। बच्चियां कैसी सहमी हुई हैं। आप जरा एक लम्हे के लिए सोचिए कि ये बच्चे, अब इनके दिमाग से ये ट्रॉमा क्या सारी जिंदगी निकलेगा कि उनका बाप सिर्फ सड़क पे उनको खुशी खुशी लेकर जा रहा था और गोलियां चली और उनको मार दिया गया। ये है बलूचिस्तान में अमनो अमान की सूरत हाल। अब बजाय दहशतगर्दों को पकड़ने के, बजाय शरपसंदों को पकड़ने के, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के, तवज्जो इस बात पे है कि कैदी नंबर 804 को तुम दो, वहां मारूक बलोच को जेल के अंदर डाल दो, ईमान मजारी को जेल के अंदर डाल दो, यास्मीन राशिद को मजीद सजाएं सुना दो 200-300 साल तक, और कश्मीरियों को शरपसंद करार दे दो। जो नई शरपसंद उनको भी बनाने पर तुली हुई है रियासत, और सिर्फ अपने जाती मफाद के लिए, और कुछ नहीं है इसके पीछे।